सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा, खासकर प्रोफेसर सदानंद शाही को, कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि शिक्षा पे विचार किया जाए। तो अमूमन जो लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और जैसे ही पढ़ाना शुरू करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको उस पेशे के साथ साथ उनको शिक्षाविद कहा जाता है, और वो किसी भी भाषा, किसी भी विषय को पढ़ाते हैं तो ये माना जाता है कि उस विषय को जो सिखाने की प्रक्रिया है उसको जानते होंगे। यानी फिजिक्स का जो प्रोफेसर है वो केवल फिजिक्स का प्रोफेसर नहीं है, बल्कि फिजिक्स पढ़ाई कैसे जाए और समाज में जाति कैसे है उस पर वो एक शिक्षाविद की तरीके से भी काम करने लगता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर अध्यापक शिक्षाविद हो, और अगर हो तो वो किस तरीके से उसको समाज में ले जाएगा। और फिर दूसरा ये है कि बुढ़ापे में क्या खाक मुसलमान होंगे, ऐसे ये वाला मामला है। और लेकिन शाही जी ने हिम्मत दिखाई, और जो एक दूसरा दायरा होता है जीवन का, उसमें चैलेंज स्वीकार करना और उस पर बात करना बड़ा जरूरी बात है। और इधर जब से जीवन रक्षक दवाएं आई हैं तो लोग पहले की अपेक्षा ज़्यादा जीते हैं। अब 60 से 80 और 80 से 100 में जाना आसान हो गया है। पहले 60 से 80 पहुंचना बड़ा मुश्किल काम होता था। तो बहुत सारे काम लोग 40 से 60 के बीच में कर डालना चाहते थे। अब क्या है कि कामों को लोग मुलतवी करते हैं कि 60 साल के बाद करेंगे, और 60 साल के बाद क्या होता है, या तो उनको एकाएक बहुत ढेर सारे रोग घेर लेते हैं या वो कुछ दूसरे काम करने लगते हैं। ये अच्छी बात है कि हम सबके बीच में शाही जी बिल्कुल युवाओं की तरीके से काम कर रहे हैं और बेहतर ढंग से सक्रिय काम कर रहे हैं, और उन्होंने जीवन को स्थगित नहीं किया है। जिसको पहले वानप्रस्थ कहते थे, वो उस अवस्था में पहुंच के बिल्कुल समाज को वह कुछ देना चाह रहे हैं जो उन्होंने उसको लिया था। तो एक बार तो उन्होंने अध्यापक के रूप में जो उनसे बन पड़ा तो समाज को दिया, लेकिन उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी अवस्था आती है वानप्रस्थ की, वह बहुत मार्के की होती है, और उसमें जो है व्यक्तियों के चरित्र का निर्धारण होता है। इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि पीछे ध्रुव सर बैठे हैं, वो इस बात को कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि इतिहासकार बहुत धीमे धीमे काम करते हैं, बहुत धीमे धीमे, उनको कोई बहुत जल्दी होती नहीं है। तो अब जब आप इस चरण में प्रवेश करते हैं तब सही से मूल्यांकन होना शुरू होता है कि आप कर क्या रहे हैं, और दूसरी की जो कुछ कर रहे हैं क्या वो कोई परिवर्तनकामी है, कैसा है, वह लोगों की जिंदगियों को बदल पा रहा है या नहीं बदल पा रहा है। और लोगों की जिंदगियों को तो जाने दीजिए, उस व्यक्ति की जिंदगी को बदल पा रहा है कि नहीं बदल पा रहा है, इस सब पर वो विचार करते हैं। तो इन सब दृष्टियों से जो बात, जो एक पहलकदमी प्रोफेसर सदानंद शाही ने शुरू की है, उसका मूल्यांकन 25-30 साल बाद, यानी जब मैं 60 वाट का हो जाऊंगा तो मैं शायद करने की हैसियत में आऊँ। तो अभी मैं इस पर केवल प्रशंसाजनक तरीके से ही कहूँगा कि ये बड़ी बात है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं और शिक्षा पर वो पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत हुए हैं। और सबसे खास बात कि उन्होंने उन गलतियों को बहुत खुले दिल से स्वीकारा है जो उन्होंने प्रोफेसर के रूप में की, और अगर ऐसा उन्होंने ना किया, स्वीकारा होता, तो इस सब की कोई जरूरत नहीं होती। और इसी में उन्होंने जो साकी रिसर्च इंस्टीट्यूट को बढ़ाने का एक उपक्रम किया है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अमूमन होता क्या है कि जब आप ऐसे काम करते हैं तो बहुत कम लोग साथ होते हैं, तो अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा लोग साथ नहीं हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जितने बड़े विचार हुए हैं वो बहुत छोटी छोटी जगहों से ही निकल के आए हैं, बाद में वो बड़े हो गए होंगे। तो इस दृष्टिभूमि में सबको समझा जाना चाहिए। इतना सब बताने का आशय यही था कि अब हमें अपने अतीत को ठीक से विचार करना चाहिए, और व्यक्ति के रूप में, समाज के रूप में, समुदाय के रूप में जो कुछ छूट गया है या जो कुछ उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, उसके लिए प्रस्तुत करना चाहिए।
और किसी विचार से बिल्कुल उससे मोहासिक्त नहीं हो जाना चाहिए कि हमने जो किया वो सही किया, अब हम नहीं सुधरेंगे। हमारी सारी दिक्कत यही है कि हम नहीं सुधरेंगे। और जब आप कहते हैं कि हम सुधर जाएंगे तो पीछे जो भी किया है उस पर आप पुनर्विचार करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो न केवल शाही जी बल्कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को ये जरूरत है कि वो अपने पर विचार करे और हमेशा जो बड़े लोग हुए हैं, बड़े यानी जिन्होंने इतिहास की धारा बदली है, उनमें दो बातें जरूर रही है। उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार की हैं और नई चुनौतियां स्वीकारी। तो इस पूरी पहलकदमी में दोनों बातें देखती हैं कि हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या क्या दिक्कतें शिक्षा में आ रही हैं और क्या नई चुनौतियां हैं। तो जो सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगती है वह यह है कि मैं किधर से शुरू करूं। जैसे मेरी अपनी ट्रेनिंग जो हुई है वो एक सामाजिक इतिहासकार के रूप में हुई है। इसको बंद कर देते। तो उसमें तुरंत दिक्कत आती है कि मैं जाति व्यवस्था पे बात करूं। कि जाति व्यवस्था पर जैसे ही बात करना शुरू करता हूं कैसे ही ये आती है कि ये ऊंच नीच अस्पृश्यता, तो उससे लोग घबरा जाते हैं कि इस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं कि चलो हम कुछ ऐसे जगहों पे रहें जहां पर जाति ना हो, जहां पर असमानता ना हो, जहां पर छुआछूत ना हो। तो ऐसी एक सेकुलर स्पेस के रूप में, एक बेहतर स्पेस के रूप में हमें विश्वविद्यालय जैसी एक आधुनिक संस्था दिखाई पड़ती है। ध्रुव सर ने इस बारे में बहुत बेहतर तरीके से बात रखी थी कि विश्वविद्यालय किस तरीके से पूरी दुनिया में जो आज का एक राष्ट्रवाद है पूरी दुनिया में, उससे पहले की वो संस्थाएं हैं और लोगों ने मानवता की बेहतरी के लिए काम किए हैं। उसमें कुछ दिक्कतें हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश है। तो उस बात से राजी होते हुए भी मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालयों को जो ऐतिहासिक दायित्व दिया गया था वह नहीं निभा पाए भारत के विश्वविद्यालय। पूरी दुनिया में विश्वविद्यालयों की संस्था भले एक तरीके से हो, समरूप तरीके से हो, लेकिन अलग अलग सभ्यताओं के लिए विश्वविद्यालयों ने अलग अलग भूमिका निभाई है। अमेरिकी समाज में जो भूमिका अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने निभाई है वैसे ही भूमिका अरब के विश्वविद्यालयों ने या जापान के विश्वविद्यालयों ने जापान के समाज में नहीं निभाई है, बल्कि उन्होंने अलग तरीके से वो भूमिका निभाई है। जो चीन के विश्वविद्यालय चीन के समाज के निर्माण या पुनर्निर्माण में जो भूमिका निभा रहे हैं वह भूमिका ठीक वही नहीं है जो कि यूरोप के विश्वविद्यालय या फ्रांस के विश्वविद्यालय वहाँ के समाजों के लिए निभा रहे हैं। तो भारत के विश्वविद्यालयों को भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए अपने तरह की भूमिका निर्वहन की अपेक्षा की जाती थी। और जब ये भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा शुरू हुई थी तो इस पर विद्वानों का ध्यान गया था। अभी जो हम लोग बैठे थे वहाँ पीछे, तो उनकी धर्मानंद कोसांबी की किताब रखी है निवेदन। तो आप देखिए कि कैसे वो एक आदमी जो बहुत ही सामान्य है और पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है, बनारस आते हैं, अमेरिका जाते हैं, श्रीलंका, और बाद में उनकी लिखी हुई चीज़ें, संपादित चीज़ें विश्वविद्यालय में जाती हैं। या दूसरे थे मुनिजिन विजय, जिन्होंने उन अर्थों में विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं पाई थी, लेकिन वो उन लोगों ने विश्वविद्यालयों को बनाया, उसमें पाठ्यक्रम बनाए, सारी चीज़ें। और वो सब लोग भारत की आज़ादी से निकले हुए लोग थे। तो एक ही साथ भारत के विद्वान क्या कर रहे थे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहे थे अपने तरीके से, और कह रहे थे कि ये देश बन जाएगा और अच्छा बेहतर बन जाएगा, और ये शिक्षा के द्वारा हम इस देश में जो 3-4 बुराइयां हैं उनसे पार पा जाएंगे। पहली बुराई तो हम पार पा जाएंगे कि ये जो गरीबी है, जो दारिद्र्य है, जो मनुष्य को थोड़ा कमतर मनुष्य बनाती है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। दूसरी, हम अस्पृश्यता से मुक्ति पा जाएंगे, स्त्रियां आगे आ जाएंगी, दलित आगे आ जाएंगे, और सबको खाने के लिए मिलने लगेगा। ये विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कहानी है, उसमें वो कहते हैं कि बस आज़ादी आने ही वाली है और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और एक इलाहाबाद में थे रामराज, वो गाते थे, बदी सर ने अपनी किताब में उल्लेख किया है कि
जसवा सरग लोग हो गए हैं, जरा धीर धरा सजनी, 50 के दशक में नेहरू जी की सभाओं में गाते थे। लेकिन ये देश स्वर्गलोक क्यों नहीं हो पाया? स्वर्गलोक तो जाने दीजिए, देश देश ही नहीं हो पाया। तो उसकी अलग दिक्कतें थी। हमें आशा थी कि विश्वविद्यालय बेहतर होंगे, विश्वविद्यालय भी विश्वविद्यालय नहीं हो पाए। इसके जो कारण मुझे दिखते हैं, एक तो उसके जो भाव भंगिमा है, डिमिनियर जो है वह, कि मैं बार बार ये कहता रहता हूँ और इसको शिक्षित लोग अपने विरोध में न माने और आरोप के रूप में न माने, बल्कि एक नागरिक के तौर पर देखें कि उनकी जो भाव भंगिमा है पढ़े लिखे लोगों को, खासकर विश्वविद्यालय के जो पढ़े लिखे लोग, वो अपने को दूसरों से श्रेष्ठतर मानने की, तो ये धीरे धीरे बढ़ता गया है। यानी पढ़े लिखे लोगों को गैर पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा ताकत मिली है। एक तो ये दिक्कत आई। दूसरी दिक्कत ये आई कि जो मानवीय उपलब्धियां थी, जो हाथ से हासिल की गई थी, जैसे चाक से जब शुरू हुआ इतिहास, तो जब मनुष्य ने चाक घुमाना सीख लिया तो माना गया कि ये तो बहुत बड़ी बात है, आप चाक घुमा सकते हैं, चाक से बर्तन बना सकते हैं, आग से खाना बना सकते हैं, अंतिम संस्कार कर सकते हैं, देवताओं की बुला सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं। आग ने पूरी संस्कृति बदल के रख दी मनुष्य की, पहिया, नाव, ये सारी चीजें। तो ये सब हाथ से हुआ मामला। लेकिन जैसे और हाथ से ये सारी चीजें हुई और एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करना शुरू किया। तो आप देखिए कि जब मनुष्य सीधे खड़ा हुआ, चलना शुरू हुआ, और जब उसने खेती की तो उसमें बड़ा लंबा समय लगा, लेकिन जैसे ही खेती करने लगा और खेती करने से लेकर फिर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तो उसमें यही रहा कि एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को अपना संचित ज्ञान दिया और दूसरा उसके साथ भाषा आ गई। तो कई पीढ़ियों के संचित ज्ञान जो है भाषा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक देश से दूसरी देश में जाने लगे। तो मनुष्य की जो भी आज की प्रगति है वह एक सामूहिक प्रगति के रूप में है और इसका हम जश्न मना सकते हैं कि हम जो कुछ है हम अकेले नहीं हैं, दुनिया भर के लोगों का उसमें योगदान है। जैसे माइक, इसमें इसको बनाने में कितने वैज्ञानिकों का मेहनत लगी होगी, कितना दिमाग लगा होगा। तो ये सामूहिक रूप से हुआ और ये मस्तिष्क से हुआ, ये बात तो ठीक है। लेकिन इसी समय ये हुआ कि भारत में जिन लोगों ने हाथ से काम किया उनको थोड़ा कमतर मान लिया गया। आप जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ें तो उसमें भी उन्होंने चिंता जताई कि जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो दिमाग से काम करने वाले लोग हैं, उनमें एक दूरी है और यह दूरी केवल ऐसी दूरी नहीं है। आप जो वर्ण व्यवस्था का इतिहास पढ़ेंगे, जाति व्यवस्था भी रहेगा कि कोई जो है पढ़ेगा, पढ़ाएगा, यज्ञ करेगा, दान लेगा, तलवार चलाएगा, और कोई सेवा करेगा, कोई व्यापार करेगा। ये तो के पक्ष है, सब कुछ ठीक है तो भैया ठीक है, तो ठीक है। लेकिन ये कहता है से आते हैं शिक्षा ग्रहण कर तो फिर उनको नहीं आगे जाने का मौका मिलता, तो आप कहते हैं भाई तो शिक्षा में आते हैं तो फिर दूसरी शिक्षा व्यवस्था के अंदर ही आप देखिए कि विश्वविद्यालय जो एक कंट्रोल्ड इकोसिस्टम है, जैसे एक कमरा है, इस कमरे का तापमान आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसे ही विश्वविद्यालय बिल्कुल एक कंट्रोल्ड इकोसिस्टम के रूप में काम करता है। कम से कम आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय बिल्कुल कंट्रोल्ड सिस्टम के रूप में काम करते हैं। और किसी भी विश्वविद्यालय में जो एक गार्ड का व्यवहार होता है वो दरअसल उस गार्ड का व्यवहार नहीं होता, उस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का व्यवहार होता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो होता क्या है कि जैसे ऊपर से जो आदेश आता है नीचे तक वो एग्जीक्यूट होता है। तो जब इतनी ताकत है एग्जीक्यूशन की, तो ऐसा कैसे हो गया कि शिक्षणेतर और गैर शिक्षणेतर और शैक्षिक कर्मचारियों के वेतन में इतना ज्यादा कैसे विसंगति आ गया। मैं बार बार कहता हूं कि जो वेतन की विसंगति केवल वेतन की विसंगति नहीं है, एक नैतिक और दार्शनिक विसंगति है। नैतिक और दार्शनिक विसंगति का आशय यह है कि जैसे कि मैं इतिहास पढ़ाता हूं, तो इतिहास पढ़ाता हूं, मैंने किताब पढ़ी और एक
खास किस्म की डिग्री ली, मैंने इतिहास पढ़ाना शुरू किया, किसी ने बॉटनी, किसी ने जूलॉजी, किसी ने पॉलिटिकल साइंस, तो एक खास किस्म का एक ज्ञान हुआ। लेकिन जो उसी कॉलेज में, उसी विश्वविद्यालय में फूल जो उगाता है वो ज्ञान कैसे नहीं है। और पहले तो आप ये बताइए कि वो ज्ञान कैसे नहीं है, और जब आप उससे ज्ञान मान भी लेते हैं तो उससे कमतर किस्म का ज्ञान मानते हैं, तो उसको आप कम पैसा देते हैं, माली को, ड्राइवर को बहुत कम पैसा देते हैं, गार्ड को बहुत कम पैसा देते हैं। तो एक ही विश्वविद्यालय में अलग अलग तरीके के वेतनमान होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भारत के विश्वविद्यालय एक नए किस्म की जाति व्यवस्था को रोज रोज पैदा करते हैं, और इसके खिलाफ बोलना लोग नहीं चाहते हैं, सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। और जब कोई इसके खिलाफ बोलता है तो लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति कुछ चाह रहा होगा, ये इस व्यक्ति को जब मिल जाएगा तो चुप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने साथी मनुष्यों, साथी नागरिकों पर विश्वास नहीं करते, और आप सोचते हैं कि आप किसी पहले के जमाने में, आप में से जिन लोगों ने कोटे पर मिट्टी का तेल लिया होगा वो जानते होंगे कि जब मिट्टी का तेल बढ़ता था तो बड़ा हल्ला मचता था। तो जिसको तेल मिल जाता था वो तेल का वो डिब्बा लेकर अपने घर चला जाता था। तो ये तेल का डिब्बा लेकर घर जाने की बात नहीं है कि जिसको मिल जाएगा वो घर चला जाएगा और हल्ला नहीं मचाएगा। ये बात ये है कि अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो उसको ये बात कहना चाहिए और कहने का हक होना चाहिए। कई लोग मुझसे कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये जानता हूं कि इतिहास में तो हल्ला तो जाने दीजिए, फुसफुसाहटों तक का असर होता है। मतलब किस तरीके से आप फुसफुसाते हैं और उसका भी असर हो जाता है और लोग उसको सुनते हैं। देरिदा की एक किताब है जिसमें उन्होंने कहा कि जो है एक ऐसे आज इसी तरीके के उसकी वर्डिंग नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि सुनने की ताकत आपके पास होनी चाहिए, कान बहुत ठीक ठाक होने चाहिए, आपके कान बहुत ही लोकतांत्रिक होने चाहिए कि हर तरीके की जो आवाज आ रही उसको सुन। तो जो बोला जा रहा है तो बोले जाने का असर होता है, और अगर बोले जाने का असर ना होता तो हम यहाँ तक ना पहुंचते। आप याद कीजिए कि चाहे वो बनारस रहा हो, चाहे दिल्ली या कहीं, आज के 100 साल पहले इस तरीके के ध्वनिवर्धक यंत्र नहीं थे। इसने बड़ा काम किया सर। आप महात्मा बुद्ध की सभाओं के जो दृश्य हैं देखिए, तो वो बोल रहे हैं तो उस समय उनके पास ध्वनिवर्धक यंत्र थोड़े था, लेकिन लोग सुनते थे और उसको मनन करते थे। ध्वनिवर्धक यंत्र आ गया तो ये हुआ कि भाई बात ज्यादा दूर तक पहुंच जाएगी। लेकिन जो बेसिक मामला है कि जो लोग ध्वनिवर्धक यंत्र बना रहे हैं उनको भी उतना सम्मान मिलना चाहिए, और जो ध्वनिवर्धक यंत्र फिट कर रहे हैं उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। अब भारत में दिक्कत ये हुई है कि जो ऊपर काम कर रहे हैं उनको तो ज्यादा पैसा मिल रहा है और पैसे से सम्मान मिल रहा है। बहुत लोग, हम लोग मतलब एक बहुत अति नैतिक उसमें दबाव में कहते हैं कि पैसे से सामान नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से सामान खरीदा जा सकता। जैसे मेरा ये शर्ट है, मेरा पैंट है, ये मैंने पैसे से खरीदा है। अच्छा, अब बताइए कि अगर मैं यहाँ पर एक सामान्य वस्त्र में या केवल जंघिए में बैठा रहूं तो आप भगा देंगे। क्यों? कहेंगे आपके पास पैंट नहीं है। तो पैंट खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए। तो इसीलिए खास किस्म की चीजें बिकती हैं। जिसके पास जितना पैसा होता है वह कम से कम कुछ चीजें तो लाता है। आप भी चाहते हैं कि आपका घर वर बन जाए, इससे लोग कहें कि आप एक डिसेंट लाइफ जी रहे हैं, जिसके लिए सही शब्द है कि बहुत बढ़िया नहीं तो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो सामान्य जीवन जीने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पैसा है या जो ये वेतन है या जो दिया जा रहा है सरकारों के द्वारा, इसमें बराबरी होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये बार बार ये सारी व्यवस्थाएं पुनरुत्पादित होती रहेंगी। एक उनकी जयशंकर प्रसाद की एक लाइन है कि औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ। औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो इसको मैं बहुत ही
जिसको कहते हैं दूर की कौड़ी लाना। मैं दूर की कौड़ी लाकर ये नहीं कहूँगा कि जयशंकर प्रसाद मार्क्सवादी थे, जयशंकर प्रसाद समतावादी थे, या मैं कहूँ कि जयशंकर प्रसाद आमूल चूल परिवर्तनवादी थे। इतना मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये तो मैं जरूर कहूँगा कि जयशंकर प्रसाद ने जो ये लिखा उसमें तो यह है कि दूसरों के, एक मनुष्य को दूसरों के सुख की भी चिंता करनी चाहिए, और किसी एक का सुख तब तक सुख नहीं रहेगा और अस्थाई सुख नहीं रहेगा जब तक उसके बगल का या उसके और बगल वाले लोग सुख में ना होंगे। आप घर में ताला लगा के जाएंगे तो ताला टूट जाएगा अगर नगर में ज्यादा असमानता होगी। तो बेसिक मामला यह है कि दूसरों को सुखी बनाने के लिए क्या शिक्षा व्यवस्था इस तरीके की चीजें दे पा रही है या नहीं दे पा रही। तो आप बहुत ठीक से विचार करें, और जितने आर्थिक आंकड़े हैं, चाहे वो बजट हो, चाहे आर्थिक समीक्षा हो, पहले जो पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़े आते थे, उन सबको देखें तो हुआ क्या है कि एक बड़ा हिस्सा जो है उसको रोजगार नहीं मिलता, नौकरियां नहीं मिलती। एक छोटा सा हिस्सा है जिसको रोजगार और नौकरियां मिलती हैं। तो पहले तो ये दिक्कत हो जाती है कि जिसको नौकरी मिल गई वो बड़ा, और जिसको नौकरी नहीं मिली वो दिक्कत में। फिर इस पढ़ लिख गए, बहुत सारे नौजवान जो हैं पढ़ लिख जाते हैं और फिर उनको नौकरी नहीं मिलती, लेकिन वो अलग अलग किस्म से अलग अलग तरीके से सबको परेशान करती है। जैसे कि आप 3-4 जगहों के बारे में देखें। स्विगी जो खाना भेजती है सबको, अमेजन कोई भी चीज़ आप मंगा सकते हैं, जोमेटो, ब्लिंकिट और ओयो जो होटल है। तो इसमें आप देखिए कि अगर आप इस तरीके से उसका मूल्यांकन करने लगेंगे कि ये सभी लोग उच्च शिक्षित हैं, जो इसके टॉप पोजीशन पे हैं सब उच्च शिक्षित हैं, सबके पास MBA की डिग्री होगी, BTech, MTech, MS सबकी डिग्री होगी, एक एक के पास 2-2, 3-3 देशों में पढ़े होने की डिग्री होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने पढ़ के पाप कर दिया है, या वो कहें कि हमने तो भाई पढ़ लिया है तो इसमें हमने पाप थोड़े कर दिया है, हम इतने योग्य हैं तो हमें इतनी पैसा मिलता है, हम योग्य हैं तो हमें पैसा मिलता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। कोई एक डॉक्टर जो है कुछ सामान्य पैसे लेता है, कोई डॉक्टर 1000, 5,000, 10,000 रुपये फीस लेता है, तो कहे कि भाई फीस देना है तो नहीं, अपने घर जाओ। बात ये नहीं है, बात ये है कि एक देश, एक समाज, एक सभ्यता इस व्यवस्था को स्वीकार कैसे करती है और उसको देखती कैसे है कि आप ये कह रहे हैं कि इससे इतना पैदा हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि वो जो ब्लिंकिट से दौड़ता हुआ लड़का आ रहा है और बार बार अखबारों में छपता है कि एक नौजवान ने दम तोड़ दिया, या ये सुनने में आता है कि वो डिलीवरी बॉय है, अब तो महानगरों में डिलीवरी वाली लड़कियां भी हैं, वो सामान देने आती हैं, हाफ रही हैं या बहुत ज़्यादा उनको वर्कलोड दे दिया गया है और इससे उनको तनाव हो जा रहा है और साथ में चले जा रहे हैं, नए नए किस्म की बीमारियां उनको लग जाती हैं जो उनको 60 साल के बाद होनी थी, ठीक। और फिर वो आप एक ही सिस्टम में आप देखिए कि कुछ लोगों को बहुत कम पैसा दिया जा रहा है और उसी कंपनी में बहुत सारे लोगों को ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। तो जो विश्वविद्यालय में जिस तरीके की असमानता है वही असमानता बाहर है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कहें कि तुम्हें विश्वविद्यालय ही, हमारे एक दोस्त प्रोफेसर हैं तो मुझसे एक बार कहे कि तुम प्रोफेसरों से बहुत ज्यादा खार खाए रहते हो और जिस दिन तुम हो जाओगे उस दिन मैं देखूंगा। तो मैं फिर कहता हूं कि मेरे होने से मुझ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मुझे फर्क ये है कि भाई सब सुखी हो जाएं तो क्या दिक्कत है। मैं एक जो ये है कि कोई चीज मेरे ही पास क्यों हो। भारतीय समाज में जो सीढ़ी खींचने का विचार आया है कि हम हाथी पे चढ़ जाएंगे, सीढ़ी खींच लेंगे और नीचे के लोग ताली बजाएंगे, तो ये इस भाव की बड़ी दिक्कत है और ये ही सारी चीजें नीचे असमानता पैदा करती है समाज के धरातल पर। और फिर उसके बाद में जो दिक्कतें आती हैं वो मैं उससे बाद में जाऊंगा, लेकिन ये है कि
जो सबको सुखी बनाने वाला मामला था, वो इस शिक्षा हमें नहीं दी। और ये अभी नहीं, बिल्कुल 20वीं शताब्दी शुरू ही हुई थी जब मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि श्रीमान शिक्षा, मुझे ऐसे ही याद है, इधर उधर हो सकता है, ये मेरे पिताजी मुझे सुनाया करते थे। वो इंटरमीडिएट पास थे, उन्होंने सरकारी नौकरी करना नहीं चुना और वो गांव में खेती भी करते थे, और वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उनका देहांत हुआ। तो वो ये हम सब लोगों को सुनाते थे, श्रीमान शिक्षा दे उन्हें तो श्रीमती जी कहती यहीं घेरो नहीं लल्ला को मेरे नौकरी करनी नहीं। फिर उसमें मैथिली शरण आगे कहते हैं, विद्या तुम्हारा नाश हो तू नौकरी के हित बनी। विश्वविद्यालय केवल इसी से नापे जा रहे हैं कि किस विश्वविद्यालय में कितनी ज्यादा नौकरियां दी जा रही हैं। तो ये तो विश्वविद्यालय कह रहे हैं कि हम ऐसे छात्र निकाल रहे हैं जो नौकरी पा रहे हैं, लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिलती वो क्या करें। हिंदी पढ़ने वाले लोग जो हैं, हिंदी के जो शोधार्थी हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती तो वो क्या कमतर लोग हैं। और हिंदी तो जाने दो, अब तो फिजिक्स वालों को भी नौकरियां नहीं मिलती। तो ये ऐसा क्यों हो गया है? ये एक बहानेबाजी हुई कि भारत में जो शिक्षा नीतियां आई, तो जब कोई नई शिक्षा नीति आती है तो वो दो काम करती है। एक तो ये कहती है कि पिछली वाली शिक्षा नीति सही नहीं थी, अब वाली नई शिक्षा नीति सही है। 1986 में भी कहा गया था। 1986 के दशक में जब भारत पूरी दुनिया के संपर्क में ज्यादा आया, खासकर अमेरिका और यूरोप के, तो युवाओं को लगा कि हम बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं। खूब अध्ययन आते थे और बेरोजगारों के प्रकार पुरानी किताबों में मिश्रापुरी की किताब आती थी, उसमें पढ़े बेरोजगारों के प्रकार, शैक्षिक बेरोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगार, ये बेरोजगार वो बेरोजगार, दुनिया भर के बेरोजगारों की बात होती थी। तो तब वो शिक्षा नीतियां कहती थी कि अभी तक जो पढ़े ये खराब पढ़े और ये अनएम्प्लॉयबल है। ठीक, अब हम जो शिक्षा देने जा रहे हैं, इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो वो दो काम करते थे, सरकारें दो काम करती थी। एक तो पहले वालों को तो बिल्कुल रिजेक्टेड माल में डाल देती थी सारे युवाओं को, और कहती थी कि अब नई वाली शिक्षा नीति से नए लोग आ जाएंगे। तो अभी जो गौरव बता रहे थे कि एक जमाने में किस तरीके से इसका बूम आया, और ये सब उसी 86 की शिक्षा नीति से पढ़ के लोग आए थे, जो बीटेक किए थे, एमटेक किए थे, एमबीए किए थे, और इनको अच्छा रोजगार मिला। अब उन्हीं संस्थानों से पढ़े हुए लोग नहीं पा रहे हैं। तो क्या वह कोर्स गड़बड़ था कि वह शिक्षा नीति गड़बड़ थी? तो बेसिक मामला है, जब तक आप वित्तीय और आर्थिक तंत्र नहीं बदलेंगे और आप सोच रहे हैं कि शिक्षा नीति बदल दें और सबको रोजगार मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। बस का नंबर बदल देने से बसें ठीक नहीं चलती। तो उससे क्या है कि आपको पूरी ओवरहालिंग की जरूरत है। तो आप ये जरूर करें कि ऐसी कोई शिक्षा नीति हो, ऐसी कोई उससे जुड़ी हुई, जो उससे अलाइंड हो, वित्तीय नीति हो, कोई सामाजिक नीति हो और राजनीति हो, जो सबको कम से कम बराबर का सम्मान तो दे पाए। ऐसा नहीं है कि आप विश्वविद्यालयों में कुछ लोगों को कहेंगे कि इनको ज्यादा वेतन मिलेगा, कुछ लोगों को कहेंगे इनको कम वेतन मिलेगा, कुछ कहेंगे इनको कुछ दे दो और कुछ को कह दो धरना प्रदर्शन करें। तो ऐसे कैसे कैसे मामला चलेगा? और ये तो है ही है। फिर आप जो, मैं कम से कम 15-20 विश्वविद्यालयों में रेगुलर गया हूं, वहां किसी भी शिक्षणेतर कर्मचारी को हंसते हुए मैं नहीं पाता हूं। कारण क्या है कि उनके ऊपर इतना वर्कलोड है और वेतन कम रहता है, और इसके अलावा वो अपने अन्य सहकर्मियों से कहते हैं कि इनको ज्यादा वेतन मिलता है, हमें नहीं मिलता है। तो ये जो डाह पैदा करते हैं, ये सरकारी तरीके से कैसे डाह पैदा किया जा रहा है भाई? और इसको आप कम करने की कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इसको कम किया जाना चाहिए। सबको सुखी होने का अधिकार है, और सुखी होने का अधिकार ये कोई ऐसा नहीं कि मन में सोच लो सुखी हो जाओ। सुखी होने के लिए भौतिक दशाएं जरूरी है। जैसे कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, एसी चल रहा है, अभी एसी बंद हो जाए 15 मिनट में हम लोग परेशान हो जाएंगे, सबके पसीना निकलने लगेगा, भागने लगेंगे। तो इन सारी चीजों को अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से एक टेम्परेचर यहाँ से वहां तक बराबर है और सबको बराबर की तरीके से तापमान लग रहा है, ऐसे ही जब तक देश में आप शैक्षिक रूप से ये पहल कदमी नहीं करेंगे कि एक कुछ ऐसी बात हो कि वेतन सबको मिले, ज्यादा लोगों को मिले। अब ये है कि कुछ लोगों को ज्यादा मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। हर विश्वविद्यालय में जाइए तो शोध छात्रों की 4 श्रेणियां हैं। बीएचयू में भी हैं, हम लोग जीबी वन में थे, वहां भी थे,
नहीं, जीबी बंद में 3 थी, बीएचयू में ही 3 है, चौथी दूसरी जगहों पे है। तो वो 4 क्या है? जेआरएफ, सॉरी एसआरएफ, जेआरएफ, नेट, इनमें अलग अलग किस्म की फेलोशिप मिलती है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। और जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उसमें अगर आप जेआरएफ हैं तो जेआरएफ मिलती है, नेट है तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। अब ये 4 किस्म के शोध छात्र 4 किस्म के स्टाइपेंड पाके आगे 4 किस्म के प्रोफेसर बनेंगे। तो आप इनसे अपेक्षा करते हैं कि ये समता के लिए संघर्ष करेंगे? ये समता के लिए नहीं। जब आप अपने देश के शोधार्थियों का पालन पोषण ही, उनका नैतिक झुकाव ही असमानता की तरफ कर देते हैं, तो फिर कैसे होगा कि वह किसी समानता की बात करें? और उसमें जो समानता की बात करेगा वो एक काले कौवे के रूप में चिन्हित कर लिया जाएगा, बाकी लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। ये होता है, लेकिन यहीं पर इतिहास के विद्यार्थी होने का फायदा होता है कि कोई बात कही जाती है तो व्यर्थ नहीं जाती, वो रहती जरूर है, पहुंचती जरूर है। इसलिए इस तरीके के जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, सेमिनार होते हैं, वह बने रहते हैं। कभी कभी बात तुरंत क्लिक हो जाती है, कभी कभी देर से होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि कोई बात की जाए और उस बात का असर ना हो। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब कोई बात की गई हो उसका असर ना हुआ हो। यह जरूर हुआ कि किसी बात का असर तुरंत हो गया, किसी बात का असर देर में हुआ। जो शक्तिशाली लोगों ने बात कही उसका असर तो तुरंत हो गया, जैसे राजा ने कोई बात कह दी हो, साहे वक्त ने कोई बात कह दी हो, तो जो टाइम निर्धारित कर दिया वो उस समय पर हो जाएगी। लेकिन जो गरीब गुरबे इन लोगों ने की, छोटे लोगों ने की, उस बात का असर होने में देर लगा। लेकिन उसके साथ एक बात अच्छी यह भी हुई कि उसको बार बार कहा गया, बहुत सारे लोगों ने कहा, तो वह लोगों की जो है मनोभूमि में भी शामिल हुई, तो वह बात अस्थायी रूप से हुई। जैसे कि लोकतंत्र का विचार बहुत समय से कहा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब उसको लोगों ने आदत के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए वो बचा रहता है। जिन बातों को कोई एक समूह, कोई एक व्यक्ति कहता है और बहुत ही वो ताकतवर हो सकता है, उसको स्वीकार किए जाने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन वह अस्थायी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वह बातें जो कमजोर लोग कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, उनके अस्थायी होने की या समाज को बदल देने की उसमें ताकत जरूर होती। इसीलिए विचार जो हैं, जो जनता के विचार आप जिसे कह लीजिए या सामान्य लोगों के विचार कह लीजिए, उनमें ताकत बहुत ज्यादा होती। इसीलिए जो सरकारें होती हैं, जो बहुत ऑटोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं, वह सामान्य जनता की बातों को या तो हंसी में उड़ा देते हैं या तो उनको दबा देते हैं। तो ये हमेशा होता है, भारत में भी पहले भी होता था, इस समय भी होता है। या तो आपकी बात को हंसी में सरकार उड़ा देती है, और सरकार ही क्या आपके साथी भी उड़ा देते हैं। वह भी सरकार के ही, जिसको मैं कह रहा था ना कि जैसे गार्ड वाइस चांसलर या जो सीईओ है उसका प्रतिनिधित्व होता है, वैसे भी वो उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बात करते हैं, और उनको पता भी नहीं है कि वो दरअसल राजा के वो हो गए हैं, भोंपू हो गए हैं। तो वो उनके भोंपू के रूप में बात करके आप उनकी बात को हंसी में उड़ा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो बात हमेशा के लिए हंसी में उड़ा दी जाए। तो इसलिए इस तरीके की बातें की जानी चाहिए जो समय के खिलाफ हों और खुद कहने वाले के खिलाफ हों। कभी कभी लोग सब बात कहने से इसलिए भी डरते हैं कि जो सच होता है वो किसी दूसरे को बाद में परेशान करता है, वक्ता को खुद ही परेशान करता कि देखो एक बार तुमने ये बात कही थी, अब तो तुम बेईमान हो गए। तो आदमी तो बेईमान हो गया, वो बात तो नहीं बेईमान हुई, बात तो वहीं पे है, वो विचार तो वहीं पर है, उसकी मार्ग क्षमता तो वहीं पर है। तो लोग इसलिए सच कहने से डरते हैं, क्योंकि सच अगर परेशान करता है तो उसके धारक को ही परेशान करना शुरू करता है। आप देखिए, इसीलिए गांधी महान है कि जो कह रहे थे उसको बहुत अधिकतम रूप से अपने जीवन में उतार रहे हैं। महात्मा बुद्ध इसीलिए महान है। जितने दुनिया भर में बड़े लोग हुए हैं वो केवल इसीलिए महान हुए कि उन्होंने सच बात कही, और इस बात से वो डरे नहीं कि सच उनको एक दिन काट खाएगा, सच उनको ही दफन कर देगा, सच उनके खिलाफ, उनका ही सच उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो अपने को दांव पे लगाकर भी सच कहना चाहिए कि आपका सच आपको ही एक तरीके से नाबूद कर दे, बिल्कुल हटा दे, सेट असाइड कर दे कि आपने जो बात कही थी
वह बात आपके ही खिलाफ दे। इसलिए नहीं डरने की जरूरत होती है कि आपको सच कहना चाहिए। शिक्षा में यही दिक्कत हुई है कि कहा जा रहा है कि इसको मत कहिए, नहीं तो ये रिकॉर्ड बन जाएगा, फिर ये आपके खिलाफ चला जाएगा, और इसलिए लोग इस तरीके की बातें कहने से बचते हैं। बस मैं एक अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि इस जो बात हुई थी वो कि जो मैं कहना चाह रहा था कि जो आधुनिक विश्वविद्यालय हैं ये कई किस्म की असमानताओं के जनक हैं। जिस एक समय में डॉक्टर अंबेडकर ने जिस जात प्रथा के लिए ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात की थी कि किस तरीके से ये बहुत ही ऐसी असमानता है जिसमें एक उच्चता क्रम है, उसी तरीके से विश्वविद्यालय एक खास किस्म की बौद्धिक असमानता को रोज बरोज पैदा करते हैं, उसमें खुश रहते हैं, और जो इसको कुछ कहता है उसको कहते हैं कि भाई तुम गलत बात कह रहे हो। लेकिन यह भी नहीं है कि जैसे मैं अभी कह रहा था कि लोग ऐसा कहना बंद कर दें, लोग इसके खिलाफ बात करते रहते हैं। तो उसमें सबसे इससे जो पार पाने का है कि सबको शिक्षा दी जाए और सबको अच्छी और सरकारी शिक्षा दी जाए। मैं उसमें ये कह रहा हूं कि सरकारी शिक्षा दी जाए। अभी यूजीसी का जो 1956 का अधिनियम है उसमें एक ये है कि सारे विश्वविद्यालय अपने चीजों को चलाने के लिए स्वायत्त हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो नए विश्वविद्यालय में स्थापित हुए, नए केंद्रीय विश्वविद्यालय, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसमें फीस बहुत ज्यादा है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बहुत ज्यादा फीस है। कुछ नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आप हिंदी साहित्य की फीस सुन लेंगे तो कहेंगे कि एमबीए कर रहे हैं कि हिंदी से एमए कर रहे हैं, इतनी फीसें हो गई हैं। तो सबको कम फीस वाली, बराबर फीस वाली सबको शिक्षा तो मिलनी चाहिए। अगर आप जात प्रथा से चाह रहे हैं मुक्ति मिल जाए तो कम बराबर पर, और वो हो पूरा मामला, जैसे 1 किलो हर जगह 1 किलो ही होता है, तो निश्चित मूल्य पर सबको सरकारी शिक्षा मिले और ज्ञान का उच्चता क्रम समाप्त हो। हम सब इसमें सब बैठे हैं, सब लोग ज्ञानी हैं, ठीक, लेकिन अभी एक विश्वविद्यालय नामक संस्था में चले जाएं तो ये इनका अपना अपना एक दड़बा हो जाएगा और वहीं से ये बोलेंगे, और दड़बा सब गलत लगे तो आप कह लीजिए इनका एक ऊंचा सा आसन हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगी, पद हो जाएगा, वहीं से बोलना शुरू करेंगे। तो व्यक्ति तब नहीं रह जाएगा, तब पद बोलने लगेगा, और फिर उन पदों का आप केवल नाम लिख दीजिए तो आप पाएंगे कि इसमें एक बहुत उच्चतम किस्म की जो है हायरार्की है और बहुत ही पारदर्शी है। सबको दिख रहा है कि कौन कहाँ पे खड़ा है और क्या क्या ताकत का दावा कर रहा है। और जबकि माना गया था कि ये लोग शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं तो इसमें बराबरी होगी, लेकिन ना तो शिक्षक बराबर है ना विद्यार्थी बराबर है, और इससे एक बहुत ही जटिल किस्म की असमानता में फंसे हैं और उसी का बार बार पुनरुत्पादन करते रहते हैं। जैसे जो खराब अध्यापक होते हैं वो क्या करते हैं कि हम सेकंड डिवीजन पास हुए तो किसी को फर्स्ट डिवीजन नहीं पास होने देंगे, हाँ, इस तरीके का जो है। तो ऐसे कहें कि हमने भी तो ये जब हम नौकरी ज्वाइन किए थे तो हमारे साथ बहुत दिक्कत होती थी, तो हम तुम्हारे साथ भी यही दिक्कत करेंगे, या इस तरीके का आचरण करते पाए जाते हैं। तो वो नहीं समझ पाते कि जिस तरीके से हिंसा हमारे साथ ढाई गई वैसी हिंसा हम आने वाली पीढ़ियों के साथ क्यों ढाएं। तो उसको परंपरा मान लेते हैं, उसको कानून का नाम दे देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन और क्या क्या कहने लगते हैं। तो जो बहुत सरल शब्दों में मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले जो शैक्षिक उच्चता क्रम है वो समाप्त हो। फिर वेतन, एक प्रोफेसर के वेतन और एक माली के वेतन में उतना ही अंतर है जितना वायसराय के वेतन और भारतीयों के वेतन विसंगति के बारे में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से कहा था। एक ऐसा देश बन सकता है जहां पर एक ही दिए गए जगह में इतनी ज्यादा विसंगति हो, और आप सोचेंगे कि वहां सब लोग हंसते हुए मिले, क्यों हंसते हुए मिलेगा, उसका मन झुका हुआ रहेगा, मुरझाया हुआ मन मिलेगा। ये मैं एक कंट्रोल्ड इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय नामक संस्था। उसके बाहर जाएंगे तो वास्तविकताएं तो और भीषण है। तो कम से कम इसको आप कम कीजिए और उस व्यक्ति के भी ज्ञान का आदर कीजिए। फिर जो मैंने पहले बताया कि शोधार्थियों में उच्चता क्रम का जो निर्धारण हुआ है,
SRF, JRF, नेट, नॉन नेट, इस तरीके की शोधार्थियों की आधी जो है मेहनत तो उसी में चली जा रही है, साइन करवाने में और ये कहने कि हमारी फेलोशिप रोके हो, हमारी फेलोशिप रोके हो, हमारी फेलोशिप दो। तो शोधार्थियों को एक बराबर की फेलोशिप दी जाए, कुछ की कम कीजिए। अब जैसे आप कुछ की कम कहेंगे तो ऐसे सारे वाले कहेंगे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो आप अपने भाई बहन के बारे में सोचिए जिसको एक भी पैसा नहीं मिला। जयशंकर प्रसाद पर आप भी काम कर रहे हैं, वो भी जयशंकर प्रसाद पर काम कर रहा है। तो जिस विद्यार्थी को आप पैसा नहीं देंगे उनसे सोचेंगे बहुत आला दर्जे का शोध करें, हो चाहे हिंदी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। भाई BHU में शोध होगा तो यहीं पर जौनपुर में शोध क्यों नहीं होगा? जौनपुर के विद्यार्थियों के बारे में आप सोचिए। तो ये सरकारी तरीके से किया जा रहा है और इस पर कुछ नहीं। और जो कहता है वो कहते हैं ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। कम से कम बात तो कीजिए, आपको कोई फांसी पे नहीं चढ़ा देगा, कम से कम बात कीजिए और थोड़ा मत डरिए कि आपकी बात आपके खिलाफ चली जाएगी। जाने जाएगी तो जाने दीजिए, लेकिन कम से कम बात तो कीजिए। फिर सरकारी भेदभाव की जो संरचना है उसको कम कीजिए। फिर आता है श्रम का सम्मान। यह भारत में नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भारत में श्रम का सम्मान नहीं है। और श्रम का सम्मान ना होना ये नहीं है कि आप श्रम का सम्मान नहीं कर रहे, आप अनैतिहासिक काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो उंगली, ये जैसे हम लोगों की उंगली ऐसे ऐसे रहते, आप किसी आर्कियोलॉजी वाले से पूछिए, हमारी उंगलियां मतलब मनुष्य के रूप में हमारी उंगलियां सुंदर पहले नहीं हुआ करती थी, बहुत ऐसे ऐसे फैलिटेन बाकी बड़े बड़े ये सारे गोटे हुआ करते थे। ये काम करने से सुंदर हुई हैं अंगुलियां। और हम अब इस समय अब सुंदर होने लगी हैं। अच्छा, और इस सब के खिलाफ आप जाते हैं कि मनुष्य जो है काम करते करते सुंदर बना है। अब क्या है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, अब काम कर रहे हैं या दिमाग बैठे हैं अपने में, यहाँ वहां फोन घुमा रहे हैं, उनके शाम से 5 तल्ला 6 तल्ला वो ले जा रहा है नहीं। और वो कैसे और के साथ आए दरिद्र हो गए हैं और ये बहुत परेशान। एक शंकर रामा स्वामी, ये मतलब याद नहीं है, कलयुग में आत्मा है। उसमें शंकर रामा स्वामी बताते हैं कि जो मजदूर हैं उन्होंने दिल्ली NCR के आसपास के इलाकों में, फरीदाबाद, कानपुर, बिहार में, केरल के एक हिस्से में शाहदरा में, सीलमपुर में बताते हैं कि उन लोगों ने इतनी सारी भीषण आर्थिक असमानताओं के बीच भी अपनी सारा पैसा है। मैं अभी कानपुर में एक दिन दिल्ली से अपना सारा सामान लेकर आया, तो एक व्यक्ति ने कहा कि आपको जैसे कहते हैं ऑटो ऑटो चलना है। हमने कहा हाँ चलना है मुझे। हमारा सामान एक वो ले ली, एक मेरे पास था और हम लोग गए। तो एक ऑटो के पास पहुंचे तो उसने मेरा सामान वहां पर रख दिया। तो वहां एक आदमी आया और वो ऑटो चलाने लगा। तो हमने कहा क्या आप क्यों नहीं लाए, ये क्या आप उनको पैसा दिए हैं कमीशन? तो उन्होंने कहा कमीशन नहीं दिया। कि देखिए मेरा एक साथी क्या करते हैं कि हमारे लिए सवारी ले आते हैं। तो ये कोई अपवाद नहीं है, ये अपवाद नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं ये परिघटना है। आप जाइए यहाँ कैंट पे या ये जो है मड़ुआड़ी पे जाइए और इस तरीके के ऑटो वाले आपको मिल जाएंगे जो अपने उन साथियों की मदद करते हैं जिनकी बीवी को कैंसर हो गया है, जिसको कैंसर हो गया है, जिसके बच्चे की फीस भरनी है, उन लोगों की वो मदद करते हैं। क्या आप पाते हैं कि इस तरीके के विद्यालय में पढ़े लिखे उच्च शिक्षित ऐसी भावना विकसित करने में क्या सफल हो पाए? और अगर इस तरीके की
शिक्षा में नहीं पैदा हो पा रही, तो ये क्या इस भारतीय समाज की एक नैतिक विफलता या विश्वविद्यालय बनता है, या विश्वविद्यालय कहें कि हमारे यहाँ तो 4-5 घंटा पढ़ते हैं, बाकी अपने माई बाप के पास रहते हैं, तो उन लोगों की विफलता है। आप इसको चाहे जिस पे डालना चाहें डाल लें, लेकिन विश्वविद्यालय जो है एक समान मानवीय भाव भूमि को समझने वाले और उसको आगे बढ़ाने वाले नागरिक तैयार करने में विफल हो गए हैं। उसका एकमात्र जो पहला कारण यही है कि विश्वविद्यालय की जो असमान दुनिया है, जो पावर स्ट्रक्चर है, उसको विश्वविद्यालय बदलना नहीं चाहते, बल्कि वो उसमें तो हाई कोर्ट चले जाते हैं कि हुजूर ऐसे ही होगा, हाँ, और ये पहले से चला आ रहा है तो पहले ऐसे होना चाहिए। तो अगर इसको आप बदलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे तो भारत के लिए बहुत दिक्कत की बात है। दूसरे देशों में असमानता चल जाएगी, जैसे अमेरिकी समाज में असमानता बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां के गरीब भी आपसे ठीक ठाक है, और अगर वहां श्रम करता है कोई आदमी तो उसको ठीक मतलब मिल जाता है। जैसे आप बाल कटाने का बनारस में जो रेट है वो 70 रुपया है, ठीक, और बहुत बढ़िया बाल कटाएंगे पाउडर वाउडर लगवा के तो 100 रुपया, ठीक। लेकिन अमेरिका में बाल कटाने का जो भारतीय हिसाब से है इस समय $40 है। एक मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनको, तो वो कहता है कि मेरे बाल बड़े हैं तो मैं जब भारत जाऊंगा तो कटा लूंगा, क्योंकि $40 देना पड़ेगा, 3200 रुपया। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका में सब लोग बाल नहीं कटाते हैं, लेकिन जो बाल काटता है उसको पैसा मिलता है। और यहाँ बाल काटने पर अगर वो 70 रुपए से ज्यादा मांग लेता तो नाई को आप चोर कह देंगे, कुछ भी कह, अरे लूट रहा है, तो ये कर रहा है, तो वो कर रहा है, और आप अपने हिस्से की जो समृद्धि है उससे बांटने के लिए तैयार नहीं है। तो बेसिक मामला है कि यह है कि कुछ लोग सुखी रहेंगे, कुछ लोग कम सुखी रहेंगे, और बाकी जनता जो है क्षुधार्त रहेगी। ये किसी सभ्यता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और अगर कोई सभ्यता और उसके विश्वविद्यालय इसको क्वेश्चन नहीं करते तो ये माना जाएगा कि वह लोग भी इस ऐतिहासिक गलती और अन्याय में शामिल हैं। अगर आप उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे और बोलेंगे नहीं तो आपको माना जाएगा कि आप उसमें शामिल हैं। और ये जो एक मिथ कह दिया गया है कि भाई बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता, ऐसा है नहीं। इतिहास भी इसकी गवाही देगा कि बोलने से होता है, और बोलने से लोगों को फांसियां होती हैं, देश निकाले होते हैं, कितने कितने लोगों को कहां कहां भेजा जाता है। लोग कहते हैं लिखने से कुछ नहीं होता, तो अगर लिखने से कुछ नहीं होता तो बाल गंगाधर तिलक किसी के घर में कोई ऐसा थोड़े था कि दीवार गिरा दिए थे या किसी का कुछ उड़ा लिए थे। उन्होंने एक लेख लिखा था और 6 साल के लिए उन्होंने जेल भेजी गई। तो लिखने से आप जेल भेजे जा सकते, इसका मतलब ये नहीं कि लिख दीजिए जेल भेज दिए जाए। मेरे कहने का है कि लिखने में इतनी ज्यादा ताकत है कि वह किसी भी प्रचलित विचार को चुनौती तुरंत देता है। और अगर कोई सत्ताशाली वर्ग उसको ये चुनौती नहीं मानता है, हंसी में उड़ा रहा है, तो बहुत ज्यादा देर तक वो हंसी में भी नहीं उड़ा सकेगा। जब वो बार बार होगी तो बात लोग उसको हंसी में भी नहीं उड़ा सकेंगे। तो मेरा जो एक इसरार है, इस पर आप लोगों से निवेदन है, वो यही है कि इस असमानता के खिलाफ बोलिए। और ये नहीं कि हम बोलेंगे तो कल को कोई कहेगा कि अब तो तुम तो प्रोफेसर हो गए, अब काहे प्रोफेसरों के खिलाफ बोल रहे हो। ये कोई बात थोड़े हुई, बोलना चाहिए। और आप अगर उस जगह की विसंगतियों के बारे में नहीं बोल पाएंगे जहां के आप बासिंदे हैं, तो दूसरी जगहों के बारे में कैसे बोलेंगे। आप बनास के बारे में नहीं बोलेंगे, आप फिलिस्तीन के बारे में चलाएंगे, तो कैसे होगा मामला। आप वहां के बारे में बोलिए, यहाँ के भी बारे में बोलिए। अब दूर का विरोध कर दीजिए और घर के लोगों से मेल मिलाप रखिए तो बहुत ज्यादा चलता नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं आपको बोलना ही पड़ेगा। और जहां तक विश्वविद्यालय शिक्षा की बात है तो उसमें जो असमानताएं हैं उसको करना चाहिए। और जो ज्यादा वेतन पा रहे हैं यानी प्रोफेसर्स, उनको इसके खिलाफ ज्यादा बोलना चाहिए।
तो मैं यही इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बात खत्म करूँ। धन्यवाद।